हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो इतने टाइम से जिस एग्जाम का हम वेट कर रहे थे OSSC, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं कि कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी एंड डेट क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें अब आप देख चुके हो। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपको 5,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी, तो ऐसा ही हुआ है कि बहुत ही 5,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिली है। अब किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट कर रहे हैं, तो पहले ही मैंने आपको ये बातें बताई है कि भाई पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसी से आपको पता लगता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम जो है वो किस तरीके से आने वाला है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैंने ये सेशन कंडक्ट किया है, जिसके अंदर मैं 19 मार्च 2023 का जो पेपर है OSSC का, वो पेपर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो एंड तक सबको बने रहना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, साथ साथ में देखते रहना, साथ साथ में समझते रहना, और मेरे साथ साथ में आंसर भी करते रहना कि कितने जो आंसर्स है वो आपके करेक्ट निकलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको नर्सिंग वाला पोर्शन बताने वाली हूँ, बाकी इसमें आपका नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी है, इंग्लिश का पोर्शन भी है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे नर्सिंग का जो पोर्शन होगा उसको ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 जो होता है ये इंग्लिश का है, पार्ट 2। पार्ट 3 नर्सिंग का होता है। यहाँ पे ये हमारा नर्सिंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ये है पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 है, डिप्लोमा इन GNM BSc नर्सिंग। 85 मार्क्स का जो है पार्ट 3 देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 85 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 16 से लेकर के 100 तक। 16 से ऊपर सारे नॉन नर्सिंग थे, इंग्लिश भी थी। 16 से लेकर 100 तक आपके यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप अब जब ये पेपर देखेंगे ना, बहुत बेसिक सा पेपर है, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी हुई है, जो कि आप जो तैयारी कर रहे हो आपने अपना काफी लेवल अप कर ही लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्मथ ऑफ नियोनेट। तो जो डिलीवरी रूम होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है कि भाई कितना डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, तो अब आप बताइए भाई आंसर क्या जाएगा, A, B, C या D। बताइए क्या आंसर जाएगा। जो डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए जी। तो आंसर जाएगा आपका 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। ये जो है डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। फिर हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसको हमें मिल्क के साथ लेना चाहिए, इसको हमें वाटर के साथ लेना चाहिए, इसको हमें लेमन जूस के साथ लेना चाहिए, या फिर हमें इसको आफ्टर हैविंग फूड, खाने के बाद में लेना चाहिए। तो भाई विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा। आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, तो भाई इसको हमें लेना चाहिए लेमन जूस के साथ में। अगर आप इसको लेमन जूस के साथ में लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारे पास में आता है क्वेश्चन 3, नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लैडर को नर्स जो है वो कैथेटराइज करने वाली है। should be aware that all of the following fact about female urethra is true except, उसको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके सामने ऑप्शन है, फैक्ट है, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट फीमेल यूरिथ्रा के बारे में करेक्ट नहीं लिखी हुई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस आ गए हैं। इट इज अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ, कि भाई ये लेंथ में 5 इंच होनी चाहिए, होती है। इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस से पोस्टीरियर है। इट पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इट्स स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। तो भाई आपको एनाटॉमी आनी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब आप देखते जाओ कि ये जो आपका पेपर है इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट और किस प्रकार के क्वेश्चंस पे फोकस किया हुआ है। अब बताइए भाई क्या आंसर जाएगा। अब इसमें आपको यूरेथ्रा की एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप आंसर कर पाओगे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, करो आंसर। आपके पास में 4 ऑप्शन है भाई, करिए आंसर। इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा। हाँ जी बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या जाएगा,
बहुत ही बढ़िया। तो इट्स पोस्टीरियर टू विजाइनल ओरिफिस, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत लिखी हुई है। अबाउट द फीमेल यूरेथ्रा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है आपको ये बतानी थी, तो आंसर जो है यहाँ पर आपका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक 55 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि डायग्नोज हुआ है एमआई से, इंसिस्ट ऑन ऑनगोइंग होम, घर जाना चाह रहा है। द नर्स इनकरेज द पेशेंट टू बी एडमिटेड बिकॉज द ग्रेटेस्ट रिस्क विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ सस्टेनिंग एन एमआई। अब वो कह रहा है भाई मुझे घर जाना है, एज अ नर्स आप उसको इंकरेज कर रहे हो भाई घर मत जाओ, कि जब एमआई होती है तो पहले 24 घंटे में क्या होने का रिस्क रहता है भाई, हार्ट फेल होने का रिस्क रहता है, अचानक से डेथ होने का रिस्क रहता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है, या फिर वेंट्रिकुलर एनोरिज्म का रिस्क रहता है। बताइए भाई सबसे पहले क्या होने का रिस्क रहता है, जो पहले 24 घंटे हैं उसके अंदर क्या होने का रिस्क रहता है। एमआई की बात कर ही रहे हैं तो एमआई को डायग्नोज करने के लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है आपको पता ही होगा, वो होता है ट्रोपोनिन आई, ये भी याद रखना। और मोस्ट सेंसिटिव मार्कर जो है वो होता है आपका CKMB, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो पहले 24 घंटे में डेथ होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है कि पेशेंट की सडन डेथ हो जाए, इसीलिए हमें पेशेंट को इंसिस्ट करना है कि भाई पहले 24 घंटे में आपको हॉस्पिटल के अंदर ही स्टे करना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी इन चिल्ड्रंस। देखो टीबी होती है दो प्रकार की, एक होती है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी जो हमारे लंग्स की टीबी होती है उसको बोलते हैं। फिर एक आती है बात एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि लंग्स के बाहर की टीबी। तो बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है, एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी जो होती है, वो कहां पर सबसे ज्यादा हो सकती है? लिम्फ नोड, CNS, स्केलेटन या फिर हार्ट? करिए आंसर, कहां पर हो सकती है? बिल्कुल सही है, लिम्फ नोड में हो सकती है। इसको भी याद रखिएगा, लिम्फ नोड में एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी बच्चों में होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर? भाई इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर IOP बढ़ता है? ऑप्शंस है कैटेरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसिस्टाइटिस या फिर ग्लूकोमा। करिए आंसर। देखो कैटेरेक्ट क्या होता है? कैटेरेक्ट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस किसमें? इंडिया के अंदर। इसके अंदर हमें जो लेंसेज है वहां पे क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्या? कैटेरेक्ट। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है भाई? कंजक्टिवाइटिस क्या होता है बताइए भाई। देखो चारों ऑप्शंस को पढ़ते हुए चलोगे तो ज्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बताइए। ऑब्वियसली वही इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा, जो कंजक्टाइवा होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, क्योंकि आइटिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है? ऑप्शन आपके पास में थर्ड आया है डेक्रोसिस्टाइटिस। तो डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है? तो लेक्राइमल सैक की इन्फ्लामेशन हो जाना इज नोन एज डेक्रोसिस्टाइटिस, लेक्राइमल सैक की इन्फ्लामेशन। ग्लूकोमा में क्या होता है? हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और हमें यहाँ पे ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होती है। अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकियाट्रिक यूनिट। एक पेशेंट साइकियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल में विद क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड स्किजोफ्रेनिया। काफी लंबे टाइम से अनडिफरेंशिएटेड स्किजोफ्रेनिया है उसको। ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेवरल डेज द क्लाइंट इज सीइंग। अब आगे कुछ दिनों तक हमने क्या देखा कि पेशेंट हंस रहा है, येल कर रहा है, अपने आप से ही बातें कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है डिल्यूजन, इल्यूजन, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन या फिर हेल्यूसिनेशन। भाई डिल्यूजन तो फॉल्स फिक्स बिलीफ को बोलते हैं हम, जिसमें हम कुछ मान लेते हैं जो कि सच नहीं होता। इल्यूजन जो होता है इसके अंदर आपके पास में कोई ना कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ तो वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बहुत रैपिडली शिफ्ट करता है, जो वो बोल रहा है उनके बातों में कोई लिंक नहीं होता। और हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि भाई इसमें कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता। कुछ ऐसा ही हम क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है? हेल्यूसिनेशन हो रहा है। तो आंसर जो है वो हमारा जाएगा हेल्यूसिनेशन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक। एक पेशेंट है जिसको एंजाइटी अटैक जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है।
मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। अब इस भाई अगर जब किसी पेशेंट को एंजाइटी का अटैक आएगा तो इनमें से आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो आपको जब आप पेपर पूरा देखोगे तो इसके अंदर आपको नर्सिंग प्रायोरिटीज से भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए भाई बताइए, हम टर्निंग ऑन द टेलीविजन, उसको पैनिक अटैक आ रहा है, चलो भाई अपन टीवी चलाते हैं, तुम मस्त पैनिक अटैक लेते लेते टीवी देखो, पेशेंट को अकेला छोड़ के चले जाओ, उसके साथ ही रहना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी है। आस्क द क्लाइंट टू प्ले विद अदर क्लाइंट, पेशेंट को पूछना है आप अदर क्लाइंट के साथ में अगर प्ले करना चाहते हो। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बढ़िया आंसर है कि भाई आपको पेशेंट के साथ में ही स्टे करना है और शॉर्ट सेंटेंसेस जो है वो बोलने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन आता है भाई लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुई। इस क्वेश्चन से अब एक और चीज लिखो भाई, आप ड्रग ऑफ चॉइस जरूर पढ़ लेना सभी। अब यहाँ पर ठीक है लेप्रोसी की पूछी, अगली बार पता नहीं किसकी पूछ लेंगे। बताओ रिफेम्पिसिन, असाइक्लोविर, ज़ोडोबुडिन या फिर डेप्थोन। भाई ज़ोडोबुडिन तो हम देते हैं एड्स के अंदर, बाकी के ऑप्शन है भाई आपके पास में रिफेम्पिसिन हम देते हैं टीबी के अंदर, असाइक्लोविर और डेप्सोन दो ऑप्शन है आपके पास में, दोनों में से करिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करिए आंसर, बी जाएगा या डी जाएगा। वेरी गुड, तो डेप्सोन, डेप्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेप्सोन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। देखो अगला क्वेश्चन कितना सिंपल दे रखा है, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्या है भाई, पैरासिटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, वो एंटीट्यूसिव ड्रग है, एंटीबायोटिक है या एंटी इमेटिक है। पैरासिटामोल बहुत सिंपल सी बात है, एंटीपायरेटिक ड्रग है, सब जानते हैं, सबको पता है। चलो अगला स्टेज, अगला क्वेश्चन है भाई लेबर की पहली स्टेज, लेबर की पहली स्टेज कौन सी होती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा भाई लेबर की पहली स्टेज कौन सी होती है। भाई जब हमें लेबर पेन शुरू हुआ वहां से लेकर के जब सर्विक्स हमारा पूरा 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया है, सर्विक्स डायलेट होने से लेकर के एक्सपल्जन ऑफ फीटस, एक्सपल्जन ऑफ फीटस से प्लासेंटा का एक्सपल्जन होना, और लास्ट में हम जब प्लासेंटा निकल जाता है उसके बाद में भी 1 घंटे तक एटलीस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। ये सारे ऑप्शंस में लेबर की स्टेजेस ही लिखी हुई है। ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ये है आपकी सेकेंड स्टेज, ये है आपकी थर्ड स्टेज और ये है आपकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। तो पहली स्टेज जो है वो होती है आपकी लेबर पेन से स्टार्ट हुआ और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक, जब तक सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट ना हो जाए। फिर सर्विक्स डायलेट होने से लेकर के फीटस एक्सपेल हुआ, सेकंड स्टेज। फीटस से लेकर के प्लासेंटा एक्सपेल हुआ, थर्ड। और उसके बाद में जो हम 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करते हैं वो आपका फोर्थ में आता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कब तक कर सकते हैं, 12 वीक्स, 16 वीक, 20 वीक्स या फिर 10 वीक्स। MTP कैन बी डन अप टू, MTP जो है वो हम कब तक कर सकते हैं। तो याद रखना भाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सबसे रेलिवेंट आंसर आपका जाएगा 20 वीक्स। MTP जो है इनमें से जो ऑप्शन है आपका आंसर जाएगा कि हम 20 वीक्स तक हम जो MTP है उसको कर सकते हैं। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया एक और क्वेश्चन आया है भाई, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशंस चल रही है उसकी, अब पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहा है रिजिडिटी, फीवर, हाइपरटेंशन और डायफोरेसिस। अगर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है, पेशेंट को क्या लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन डेवलप हुआ है, टार्डिव डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, डिस्टोनिया या फिर अक्थेसिया। करिए भाई, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए आंसर। पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हुआ है, 4 ऑप्शंस है भाई आपके पास में, आंसर करिए भाई। रिजिडिटी हो गई है, फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पेशेंट का, हाइपरटेंशन है, डायफोरेसिस मतलब उसमें स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये सारे सिम्टम बिल्कुल सही है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट को न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गए हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया जो है ये एंटीसाइकोटिक का ही साइड इफेक्ट होता है, ये लेट साइड इफेक्ट होता है साइकोटिक का। इसमें होती क्या है, इनवॉलेंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट देखने को मिलती है, पेशेंट लिप स्मैकिंग वगैरह करेगा, इनवॉलेंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा जो ऑप्शन आता है डिस्टोनिया, डिस्टोनिया आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट में ही आता है, इसमें मसल स्पाज्म देखने को मिलता है और ये EPS यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स में देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास में अक्थेसिया, अक्थेसिया में पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाता है, उसमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, ठीक है। और जो आपकी हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल
सबसे ज्यादा रिस्क है हेलोपेरिडोल के अंदर कि ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने के सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो किस में रहता है, हमारा हेलोपेरिडोल के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा था न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, इनमें से कौन सा बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी कंसीव करने का? इनमें से प्रेगनेंसी को कंसीव करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? जो मिडवे बिटवीन 7th एंड 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का जो 7 से 8 दिन का बीच वाला हिस्सा होता है उसमें हम बोल सकते हैं। मेंसेस स्टार्ट होते ही इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही स्टार्ट हुए हैं, 40 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड, पीरियड बिगनिंग हो गई है उसके 14 दिन बाद में, 7 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड आने के 7 दिन पहले। पहले के टाइम पर ऐसा होता था, मैंने खुद भी सुना है कई लोगों के मुंह से, कि जिस टाइम मेंसेस हो रखे हैं ना, उस टाइम सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी होने के। लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है ना भाई, उस टाइम तो एग ही तो निकला है ना, ओवम ही तो ब्रेक हुआ है, इस वजह से मेंसेस हुए हैं, तो उस टाइम कैसे चांसेस हो सकते हैं, है ना। और हम यहाँ देखेंगे 14 डेज आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, तो 14 डेज बाद होता है हमारा ओव्यूलेशन डे। जो 14th डे होता है वो हमारा ओव्यूलेशन डे होता है। तो इसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे किसके, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम आईएम इंजेक्शन साइट? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट करेगा जब हम आईएम साइट से इंजेक्शन लगाते हैं? आईएम साइट यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जब हम लगा रहे हैं, जो कि बच्चों में हम वेंट्रोलेटरल यानी कि थाइज के ऊपर लगाते हैं, बताइए, वास्टस लैटरलिस मसल में लगाते हैं बच्चों के अंदर। तो इसी तरीके से हम अडल्ट में लगाते हैं डोर्सो ग्लूटियल वेंट्रोग्लूटियल साइट पे। तो कौन सी साइट है भाई, इनमें से कौन सी चीज है जो अफेक्ट करेगी? तो ऑब्वियसली भाई जो ब्लड फ्लो होता है, इंजेक्शन साइट पे ब्लड फ्लो कैसा है इसी पर डिपेंड करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर ब्लड फ्लो कम है तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कम होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ड्रग एब्जॉर्प्शन भी आपको जो है वो बढ़िया अच्छा देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक देखो, अब ट्रैक्शन भी आया हुआ है इसके अंदर, मैंने आपको ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ाया भी है। गैलोज ट्रैक्शन, जिसको हम बैरियंट ट्रैक्शन भी बोलते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, जो कि स्किन ट्रैक्शन का टाइप है। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के ट्रैक्शन होते हैं, स्किन और स्केलेटल। स्किन की बात हो रही है। अब ये गैलोज ट्रैक्शन हम किस में यूज करेंगे? जब फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर हो, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, नेक ऑफ द फीमर का हो, या फिर टिबिया का फ्रैक्चर हो, बताइए। गैलोज ट्रैक्शन मैंने आपको इमेज के साथ में सारे ट्रैक्शन बताए हुए हैं। तो गैलोज ट्रैक्शन जो है वो हम किस में यूज करेंगे? करिए आंसर, बिल्कुल सही है। तो शाफ्ट ऑफ फीमर, जब फीमर की शाफ्ट में फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम यूज करते हैं गैलोज ट्रैक्शन। अब लो भाई एबीजी, अभी मैंने आपको ताजा पढ़ाई थी एबीजी, करो आंसर। पीएच दे रखी है 7.20, PCO2 35 दे रखा है और HCO3 20 दे रखा है। लगाओ रोम और करो सॉल्व, भाई क्या जाएगा? देखो नॉर्मल पीएच मैंने आपको बता ही रखी है 7.35 से 7.45 होती है। यहाँ पर है पीएच कम, यानी ये तो डेफिनेटली पता ही चल गया कि कंडीशन जो है वो एसिडोसिस की है। बात यह है कि भाई मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है, तो यहाँ पर आपको फिर लगाना है रोम। रोम ये कहता है भाई ये रेस्पिरेटरी है तो अपोजिट वैल्यू होनी चाहिए। भाई अगर पीएच कम है तो PCO2 बड़ा हुआ होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी की है। बट PCO2 तो नॉर्मल दे रखा है भाई 35 से 45, ये नॉर्मल PCO2 होता है, तो PCO2 नॉर्मल दे रखा है, यानी ये कंडीशन रेस्पिरेटरी की नहीं है। अब मेटाबॉलिक में इक्वल होगा, यानी अगर पीएच कम है और ये कंडीशन अगर मेटाबॉलिक की है तो HCO3 भी कम होगा, और HCO3 यहाँ पर कम ही दे रखा है, यानी कि ये कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अगर मैं इसमें कंपनसेशन का मैकेनिज्म लगाऊं तो ये जाएगा आपका अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, क्योंकि इसमें एक वैल्यू नॉर्मल है। जब एक वैल्यू नॉर्मल होती है तो वो अनकंपनसेशन के अंदर चला जाता है। चलो भाई, अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल पे बड़े मतलब बहुत मुझे रिसर्च करनी पड़ी इसके ऊपर, क्योंकि इसमें मेरे को अलग अलग आंसर्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में काफी सारे लोग होते हैं, अगर एक कम्युनिटी के अंदर आपको आयरन डेफिशिएंसी को देखना है, प्रैक्टिकली सोच के आंसर करना, तो बेस्ट टेस्ट क्या होगा? तो देखो ट्रांसफेरिन का कोई रोल नहीं है, सीरम आयरन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर मेन कंफ्यूजन है सीरम फेरिटीन और हेमोग्लोबिन के बीच में। अब बताओ आपको क्या लगता है आंसर यहाँ पर बी जाएगा या डी जाएगा?
करिए आंसर, आपको क्या लगता है? फिर मैं बताती हूँ जब मैंने इसके बारे में ढूंढा था तो मुझे सही आंसर क्या लगा। बताइए। तो भाई देखो, कम्युनिटी स्क्रीनिंग, कम्युनिटी लेवल पे जब हमें स्क्रीनिंग करनी होती है ना, तो हम आंसर करते हैं हेमोग्लोबिन को। जब हमें कम्युनिटी लेवल पे स्क्रीनिंग करनी होती है तब हम आंसर करते हैं हेमोग्लोबिन को। लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोज अगर करना हो, डेफिनेटिव डायग्नोज अगर नॉर्मली लिखा हुआ भी डेफिनेटिव डायग्नोज अगर आपको करना है आयरन डेफिशिएंसी का, तो कौन सा टेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट होगा? तब हमारा आंसर जाता है सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन इज अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे अगर आपको आयरन को देखना है तो जो बेस्ट मेथड होता है आपका वो होता है कि आप हेमोग्लोबिन चेक कर सकते हो। तो कम्युनिटी स्क्रीनिंग में आपका हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन जाता है और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जाता है। द एल्बो इज डैश टू द रिस्ट। बताओ भाई, जो एल्बो है वो रिस्ट से प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है, लेटरल है या फिर वेंट्रल है? इसमें भी लेटरल और वेंट्रल को तो छोड़ दो, डिस्टल है या फिर प्रॉक्सिमल है, ये बताना है मेन आपको। करो आंसर। तो देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो अब ये जो रिस्ट है ये एल्बो से पास में है कि दूर है? पास में ही तो है, तो ये है प्रॉक्सिमल। एल्बो जो है वो रिस्ट से क्या है? प्रॉक्सिमल है। ठीक है जी। अब ये एक और बहुत ही बढ़िया सवाल आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क? ह्यूमन एंड काउ मिल्क के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है। करो आंसर। प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड लैक्टोज, प्रोटीन एंड शुगर या फिर मिनरल्स? बताओ भाई। तो भाई देखो, प्रोटीन की जहां तक बात है ना, तो काउ मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होता है। काउ मिल्क में प्रोटीन ज्यादा होता है ब्रेस्ट मिल्क से, ह्यूमन मिल्क से। और लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज ब्रेस्ट मिल्क में ज्यादा होता है काउ मिल्क से। तो ये जो है आपका मेन डिफरेंस है बिटवीन द काउ एंड ह्यूमन मिल्क, इसको याद रखना। ह्यूमन मिल्क जो है उसके अंदर लैक्टोज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काउ मिल्क, और प्रोटीन जो है वो काउ मिल्क में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा सी। द सब्सटेंस डिपोजिटेड इन स्किन एंड स्क्लेरा इन जॉन्डिस। जॉन्डिस के केस में कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे स्किन और स्क्लेरा में डिपोजिट होता है? करिए भाई आंसर, करिए भाई आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे और मुझे बताते भी जाओ भाई तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगेगा कि भाई एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। बताइए। अब देखो यहां पर मेन आपको दो ही ऑप्शन देखने हैं कि कॉन्जुकेटेड जाएगा कि अनकॉन्जुकेटेड जाएगा। मेन आपको यही दोनों देखने हैं। वेरी गुड। तो देखो होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, जब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, हमारी बॉडी में जब हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊं बिलिरुबिन निकलता है। लेकिन ये बिलिरुबिन जो होता है ना, ये अनकॉन्जुकेटेड फॉर्म में होता है, और अनकॉन्जुकेटेड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, ये अनकॉन्जुकेटेड फॉर्म में निकलता है। अब हमारा लीवर जो है इसको कॉन्जुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी बॉडी में से यूरिन के अंदर ये यूरोबिलिनोजन और स्टूल के अंदर स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये चीजें जो है ये काम करती है। हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने से अनकॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन निकलता है विच इज नॉट वाटर सॉल्युबल, तो उसको लिवर कॉन्जुकेटेड यानी कॉन्जुकेटेड इज अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म, उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यूरिन एंड स्टूल में बाहर निकल जाता है। जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाता तब हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। बेसिकली अगर हमारी बॉडी से बाहर ना निकले कोई चीज तो हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर स्किन है, स्क्लेरा है, उसका कलर येलो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा जब, तो उसकी वजह से जो स्किन और स्क्लेरा है उसका कलर हमें येलो देखने को मिलता है। चलिए भाई अगला सवाल, कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 की एबनॉर्मेलिटी है, तो इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा? करो आंसर। कौन सा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम के अंदर, जो कि क्रोमोसोम 21 की एबनॉर्मेलिटी है? तो देखो, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द आंसर। आंसर जो है आपने जो भी करा, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ओबेसिटी, बट ये डायरेक्टली इससे एसोसिएटेड नहीं है। अब ओबेसिटी कैसे होती है? जब डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी से जो भी वेस्ट वगैरह है, फूड का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर फिर क्या देखने को मिलता है? ओबेसिटी देखने को मिलती है। वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ये तो मैंने आपको कई बार करवाया है। जब भी हम एनजी फीडिंग करेंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करेगा कि भाई कॉम्प्लिकेशन ना हो? करिए आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन आया है भाई, फटाफट से आंसर करो। एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर फ्लश विद 20 ml ऑफ वाटर, हाई फॉलर पोजीशन दे दो, या प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग फीडिंग, कि फीडिंग के दौरान एयर वेंट जो है उसको प्लग कर दो। क्या जाएगा आंसर? बिल्कुल, तो वही पेशेंट को हम देंगे हाई फाउलर पोजीशन। आंसर जाएगा आपका सी। पोजीशन से क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसका इंटेक नहीं करेगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, आपको पता ही है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का इंटेक ना करने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक नर्स अभी सीपीआर परफॉर्म कर रही है अडल्ट पे, आपको बताना है कि हैंड की प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी। हैंड की प्लेसमेंट जो है आपको बतानी है। सीपीआर अगर हम अडल्ट पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हैंड की प्लेसमेंट जो है वो कहां पर होनी चाहिए? अपर थर्ड ऑफ स्टर्नम पे होनी चाहिए, लोअर थर्ड, अपर हाफ, सीधी सी बात है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम पे होनी चाहिए। तो आंसर आपका जाएगा लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। जब भी हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? हम स्टेथोस्कोप को कहां पर रखेंगे भाई? ये पोजीशंस वगैरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बताओ भाई इसका आंसर क्या जाएगा? करो आंसर। बिल्कुल भाई, तो इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट साइड में जो हमारी क्लेविकल है, मिड क्लेविकुलर लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमें स्टेथोस्कोप रखना होता है और हमें इस चीज को देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ गया है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके सामने। ये फिनाइल कीटोन यूरिया किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे? कौन सा यूरिन टेस्ट करते हैं और फिनाइल कीटोन यूरिया को डिटेक्ट करते हैं? अब करिए भाई इसका आंसर। कैसे डिटेक्ट करेंगे? कौन सा टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर? गुथरी टेस्ट करेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड करेंगे, ब्लॉट करेंगे, या फिर फेरिक करेंगे? तो भाई यहां पर इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। एक चीज बस याद रखना, न्यूबॉर्न जो होते हैं ना, न्यूबॉर्न के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है ना वो होता है गुथरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। बट यहां पर हमें कंफर्मेटरी डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे यूरिन टेस्ट की बात हो रही है। स्क्रीनिंग टेस्ट में गुथरी जाता है, बाकी आपका यूरिन में जाता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हम इसमें फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। तो फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होगा कि जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो आपकी क्या है? फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड, ये क्या होती है? ये यूरिन में एक्सक्रीट होती है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब हम करते क्या है, वो जो यूरिन है उस यूरिन के अंदर हम ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड को।
उसमें हम ये जो फेरिक क्लोराइड है इसको ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनता है ना वो ग्रीन कलर का बनता है। अगर वो ग्रीन कलर का बन जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके यूरिन के अंदर फिनाइल कीटोन्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से किया जाता है ये। अगर किसी को फिनाइल कीटोन यूरिया देखना है तो इसमें हम करते क्या है कि जो यूरिन पास आउट करेगा ना उस यूरिन में आपका फिनाइल पायरुविक एसिड प्रेजेंट होती है, तो उसमें हमने फेरिक क्लोराइड ऐड करना है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर बना तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो भाई अगला आता है, गीता आती है भाई पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, गोल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, लेकिन वो कह रही है भाई मेरे को नोजिया हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो टेक है वो क्या होगा, आप फिजिशियन को बुलाएंगे आप, क्योंकि कह रही है नोजिया तो एंटीमेटिक दे देंगे, हम देखेंगे भाई जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या हम पेशेंट की पोजीशन को चेंज कर देंगे। बताओ भाई क्या करेंगे। बिल्कुल, तो हमें ये देखना है कि कहीं ट्यूब में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो हम इसके अंदर जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसकी पेटेंसी को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल डज अ नर्स यूज टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ क्लाइंट। भाई क्लाइंट के कॉग्निटिव फंक्शन को असेस करने के लिए नर्स किसका इस्तेमाल करेगी, कौन से टूल का इस्तेमाल करती है, इशियारा का यूज करेगी, एमएमएससी का यूज करेगी, रोरचाच इंकब्लोट टेस्ट, या फिर गोल्डबर्ग डिप्रेशन स्केल। तो गोल्डबर्ग डिप्रेशन स्केल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको पता है इंकब्लोट का भी कोई मतलब नहीं है। दो ऑप्शंस है, एमएमएससी करते हैं भाई, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, ये सब देखते हैं इसमें। हम ओरिएंटेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन देखते हैं, अटेंशन देखते हैं, रिकॉल देखते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हमें एमएमएससी के अंदर असेस करना होता है। लैंग्वेज देखते हैं, विजुअल स्पेशल स्किल्स देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब आता है आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया एक और सवाल, द ड्रग विच इज यूज टू क्रिएट एवर्जन इन एल्कोहल डिपेंडेंस। भाई जो लोग एल्कोहल डिपेंडेंस होते हैं इनमें से हम कौन सी ऐसी ड्रग देंगे कि जितनी उसको अल्कोहल पहले पसंद थी अब वो नापसंद हो जाएगी। बताओ भाई कौन सी देंगे, अपोमोर्फिन देंगे, प्रोपेनोलॉल दे देंगे, डायजेपिम देंगे, या डाइसल्फिराम। अरे ऑब्वियसली डाइसल्फिराम भाई बहुत फेमस ड्रग है, डाइसल्फिराम देंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द एक्शन कुड एग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप इन पेशेंट विद प्लूराइटिस। अगर किसी पेशेंट को प्लूराइटिस है तो इनमें से कौन सी चीज अगर आपने करी तो और ज्यादा कंडीशन वर्स हो जाएगी। अगर आप ठंडे या फिर ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट में लेटते हैं तो ये तो उल्टा उसको और अच्छा फील कराएगी। डेली बात करना वो भी फ्रेगनेंट सोप के साथ में, यूजिंग क्लॉथ मेड फ्रॉम 100% कॉटन, ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी बोलते हैं, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ये तो और भी अच्छी बात है। तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा अगर हम फ्रेगनेंट सोप का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो ये जो आपका एलर्जिक रिएक्शन है उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे और ज्यादा एग्रीवेट कर देंगे। तो आंसर जाएगा यहाँ पर आपका बी। चलो भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरा बोर्ड हैंग हो गया है। अगला सवाल, द क्लाइंट हैज क्लियर ड्रेनेज। एक क्लाइंट है भाई, नोज और ईयर्स में से ड्रेनेज निकल रही है और हेड इंजरी हुई है उसको। अब आपको ये असेस करना है कि जो ड्रेनेज निकल रही है उसमें सीएसएफ है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, सीएसएफ में किस चीज को देखेंगे, हम पीएच देखेंगे उस फ्लूइड का, हम फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, क्लोराइड देखेंगे, या फिर ग्लूकोज देखेंगे। बताइए भाई क्या चीज देखेंगे हम इसके अंदर, करो आंसर। भाई नोज से ड्रेनेज निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं राइनोरिया, और ईयर से कानों से निकल रहा है तो उसको बोल देंगे ओटोरिया, ठीक है। तो अब देखो सीएसएफ जो होता है ना, सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज होता है लगभग 50 से आपका 80 mg/dl के आसपास में इसके अंदर ग्लूकोज होता है। लेकिन जो नोज और ईयर्स का ड्रेनेज होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता। सीएसएफ में तो ग्लूकोज होता है बट जो नोज और ईयर का ड्रेनेज होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, ग्लूकोज को देखेंगे। अगर उसमें ग्लूकोज आया तो इसका मतलब सीएसएफ ही ड्रेन हो रहा है, अगर ग्लूकोज नहीं आया तो मतलब सीएसएफ ड्रेनेज नहीं है, नोज और ईयर की ही सिक्रीशंस जो है वो बाहर आ रही है। तो इस वजह से हम इसके अंदर किसका टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं। चलो भाई, एक पेशेंट है भाई, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशंस कुड हैव रिजल्टेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन से सिम्टम्स हमें कब देखने को मिलेंगे अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होता है। तो
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो हमें क्या क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दिखाना होता है, जो कि हो रहा है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, चार ऑप्शन है भाई, पल्स ज्यादा हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग कम होगी, रिजिड पोस्चर हो जाएगा, या इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो दिखती सी बात है भाई, इसमें हमारा पल्स भी बढ़ता है, टेकिकार्डिया होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, हमारा बीपी भी बढ़ता है। ये सारी ही चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बढ़ती है। प्यूपिल्स डायलेट होती है, ब्रोंकाई डायलेट होती है, स्वेटिंग होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ये सारी की सारी चीजें बढ़ती है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो आंसर जाएगा आपका इसके अंदर भी ए। चलो भाई, व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पेशेंट, अब भाई एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन बोलेंगे, हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलेंगे, या नोजोकोमियल। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है भाई, हॉस्पिटल स्टे कर रहे हैं, 48 घंटे में इन्फेक्शन हो गया है, तो नोजोकोमियल। हाइड्रोजेनिक बोलते हैं जब हम पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर और उस प्रोसीजर की वजह से पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाए। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है कि पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम डिप्रेस है और उसको कोई और बीमारी हो गई, जैसे कि HIV का पेशेंट था और उसको टीबी हो गई, तो वो हो गया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन होना इज नोन एज क्रॉस इन्फेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। टू डू परकशन एंड पोस्चरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकिएक्टेसिस, बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो जब भी अगर लंग्स के अंदर कोई फ्लूइड भर गया है, आपको ड्रेनेज करना है, परकशन करना है, तो हम पोजीशन क्या देते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, सेमी फॉलर पोजीशन हमें जो है पेशेंट को देनी होती है। रेस्पिरेटरी में आपका सारा ही लेना देना सेमी फॉलर के साथ ही है। अगर पेशेंट को सीजर्स पड़ रहे हैं तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीजर्स के केस में हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी करेंगे, या फिर एक्सरे करेंगे, बताइए। बिल्कुल, तो यहां पर हम करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, सीजर्स के केस में हम करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ठीक है, अब एक इन्फेंट है भाई, उसमें हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसका इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है वो बढ़ रखा है। अगर उसका इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ रखा होगा तो आपको उसके अंदर क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी, फीवर, संकन आइज, टेकिपनिया, या फिर बल्ज्ड एंटीरियर फोंटेनले। बताइए भाई, क्या फाइंडिंग आपको उसमें देखने को मिलेगी, फीवर, टेकिपनिया, संकन आइज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्ज्ड एंटीरियर फोंटेनले, आपको पता है दो फोंटेनलेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटेनले। जो एंटीरियर फोंटेनले होता है उसको हम ब्रैगमा भी बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है, और 1.5 साल पर, 12 से 18 महीने, या फिर हम बोलेंगे 1.5 साल पे वो क्लोज हो जाता है। एक होता है पोस्टीरियर फोंटेनले, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं, और जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है और 1 से 1.5 महीने में क्लोज हो जाता है, 6 to 8 वीक्स में क्लोज हो जाता है। तो आंसर जाएगा आपका डी। अब ड्रग कैलकुलेशन आई है भाई, एक इन्फेंट है, थायरोक्सिन सोडियम चल रही है 0.35 mg वंस अ डे ओरली। द मेडिकेशन अवेलेबल, देखो प्रेस्क्राइब उसको ये करी गई है, अवेलेबल उसके पास में ये है, आपको बताना है क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे, आपको क्वांटिटी निकालनी है, फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, करो आंसर। तो फॉर्मूला जो है वो होता है प्रेस्क्राइब डोज अपॉन में अवेलेबल डोज। क्वांटिटी निकालनी हो तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है प्रेस्क्राइब्ड डोज अपॉन में अवेलेबल डोज। प्रेस्क्राइब हमारे पास में कितनी है, 0.35, अवेलेबल है हमारे पास में 0.25। आप इसको कट पीट कर लेना, जब आप कर लोगे तो आंसर आपके पास में आ जाएगा 1.4 ml। 1.4 ml आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हाई रिस्क इन्फेंट है। एक इन्फेंट जिसका बर्थ वेट 2.5 किलो है, जिसका 2 किलो है, जो बच्चा आर्टिफिशियल फीडिंग पे है, या जिसका अपगार स्कोर जो है वो 8 है, बहुत ऑब्वियस है, लो बर्थ वेट बच्चा, जिसका जो बर्थ वेट है 2 से कम है, क्योंकि ये जो बच्चा है ये लो बर्थ वेट बेबी है, लो बर्थ वेट। इसके अंदर भी आपकी 3 कैटेगरीज आती है। 2.5 किलो से कम जब वजन होता है बच्चे का तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1.5 किलो से कम हो तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, और अगर 1 किलो से कम हो तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। तो इसका ये भी याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक क्लाइंट को ब्रोंकोस्कोपी के लिए बोला हुआ है, व्हेन टीचिंग द क्लाइंट व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टरवर्ड द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी। बताओ भाई इनमें से कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को देगी। ब्रोंकोस्कोपी के लिए शेड्यूल किया हुआ है, कौन सी इंफॉर्मेशन देगी वो यहाँ पर पेशेंट को। तो भाई फूड एंड फ्लूइड विद बी विल हेल्प फॉर एटलीस्ट 2 घंटे तक। 2 घंटे तक जो फूड एंड फ्लूइड है उसको विदहोल्ड करना है। तो आंसर जाएगा आपका यहाँ पर भी ए। व्हेन टीचिंग अ पेशेंट हु हैज अ डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, हम उसको बता रहे हैं सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में कम्युनिटी में, तो नर्स पेशेंट को इनकरेज करती है किस चीज के लिए कि भाई आपके पास में एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन होना चाहिए, थोड़ा समय अकेले भी बिताओ, प्लान आ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट का एक प्रोग्राम प्ले करो, जो भी दवाइयां ले रहे हो जब सिम्टम्स चले जाए तो उसको छोड़ देना। बताओ भाई ऑब्वियसली भाई स्किज़ो का पेशेंट है, सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे भाई एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन प्रोग्राम जो है आपको बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई। अडल्ट को सीपीआर देना है, हैंड प्लेसमेंट क्या होगी, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम होगी, बता चुकी हूं मैं आपको। थ्रू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, भाई पेशेंट यूरिनरी कैथेटर को पुल ना कर दे, तो जब हम यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं तो हम टेप कहाँ लगाते हैं, अपर थाई पे लगाते हैं, लोअर थाई पे लगाते हैं, हाइंड लेग पे या फिर फुट पे, तो ऑब्वियसली हम लगाते हैं अपर थाइस के ऊपर। जो कैथेटर अप्लाई किया जाता है वो हम कब करते हैं, वो हम अपर थाई पर अप्लाई करते हैं। एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, एक बच्चे को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, जैसे ही वो फीड कर रहा है वैसे ही वो वॉमिट कर दे रहा है। जब एग्जामिनेशन किया गया तो पता लगा कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो काफी थिक हो गया है, पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहा, एंड बेबीज लूज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हैव ब्लड प्रोबेबली इंडिकेट। अब बताओ भाई कौन सी कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो गई। आपको तो ये ध्यान रखना है पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ऊपर के रास्ते से जब भी वॉमिटिंग हो रही है, सक्शनिंग कर रहे हैं, इन सबके केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है एल्कलोसिस, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl होता है तो HCl का लॉस होता है, तो यहाँ पे हमें एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो आंसर जाएगा आपका एल्कलोसिस। लेकिन मान लो पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो उसमें बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, तो उसमें हमें एसिडोसिस देखने को मिलता है, इसको भी याद रखना। चलो अगला सवाल आ गया है। फॉलोइंग वेसेक्टमी, वेसेक्टमी हुई है भाई, एक पेशेंट है उसको फैमिली प्लानिंग के दौरान वेसेक्टमी के बारे में बता रहे थे, तो अ पेशेंट शुड बी एडवाइज टू यूज सम अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। वेसेक्टमी अगर करवाई है तो वेसेक्टमी करने के कितने टाइम तक एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना होता है, बताइए। जब तक सारे सूचर रिमूव ना हो जाए, 2 हफ्ते तक, जब तक पूरा पेन खत्म ना हो जाए, या फिर 8 हफ्ते तक, कितने टाइम तक वेसेक्टमी होने के बाद में एक्स्ट्रा मेथड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो 8 हफ्ते तक, 8 वीक्स तक करना होता है, इसको भी ध्यान रखना। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनमें से कौन से केस में हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बताओ भाई। इनमें से कौन से केस में हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बिल्कुल भाई, तो थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में भी थैलेसीमिया मेजर, इसके अंदर क्या होता क्या है भाई, हेमोग्लोबिन जो है वो ढंग से बनता नहीं है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है, ठीक है। थैलेसीमिया मेजर को हम कुलेज अनीमिया भी बोलते हैं, कुलेज अनीमिया। तो इसके अंदर हमारी बॉडी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए हमें इसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, हर 2 से 4 हफ्ते में हमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन माइनर जो होता है, माइनर में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट थैलेसीमिया मेजर के अंदर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इनमें से कौन सी चीज के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। सीरियल्स, भाई दालों में तो काफी ज्यादा आयरन पाया जाता है ना, पल्सेस में भी पाया जाता है, राइस व्हीट में भी पाया जाता है, मेज कोर्न, मिल्क में नहीं होता, मिल्क के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, मिल्क में नहीं होता है। अगला सवाल, अ मेजर गोल फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर, भाई सिवियर बर्न हुआ है, सिवियर बर्न होने में जो पहले 48 घंटे होते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को प्रिवेंट अगर करना है तो जो पहले 48 घंटे हैं उसमें जो मेजर गोल होता है, द बेस्ट इंडिकेटर वो होता है फ्लूइड को बैलेंस करना। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ये बता रहा है कि भाई पेशेंट का जो बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो गया है। अगर उसका हेमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए, यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवर आए, या एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड लॉस थ्रू द बर्न स्कैर, तो इसमें हमारा जाएगा भाई जब यूरिन नॉर्मल होने लग जाए। अगर उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब उसका फ्लूइड बैलेंस हो चुका है।
भाई अभी हमने फ्रेश एक ओआरएस सोल्यूशन बनाया है, तो उसको हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं बोलूं कितने टाइम के बाद आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। जब हम यूटेराइन कैविटी का इंस्पेक्शन करते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा, और वहां तक हम पहुंचते कैसे हैं, सर्विक्स से होते हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सर्विक्स से होते हुए हम ब्रोंकोस्कोपिक से यूटेराइन कैविटी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टीरोस्कोपी, साल्फिंगोग्राम, साल्फिंजोस्कोपी या हिस्टीरियो साल्फिंगोग्राफी। बहुत ही बढ़िया, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टीरोस्कोपी। यूटेराइन कैविटी को इंस्पेक्शन करना, विजुअलाइज करना इज नोन एज हिस्टीरोस्कोपी। द ड्रग दैट इंक्रीज, भाई इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर को बहुत लंबे टाइम तक इंक्रीज करती है, भाई बताइए। डोपामिन, एफ्ड्रीन, एपिनेफ्रीन या फिर डोब्यूटामाइन? करो आंसर। कौन सी ड्रग है? देखो एपिनेफ्रिन आप आंसर कर सकते थे, लेकिन एपिनेफ्रिन जो है वो सिर्फ सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाती है, डायस्टोलिक बीपी को नहीं बढ़ाती है। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की बात है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा एफ्रेडिन। एफ्रेडिन जो है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही बीपी को बढ़ाती है, इसको याद रखना। अब इसमें नोर एपिनेफ्रिन नहीं है, वरना नोर एपिनेफ्रिन तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को ही बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। जब हम एबीजी एनालिसिस करते हैं, आर्टीरियल ब्लड ग्लैस एनालिसिस करेंगे, तो ब्लड कहां से लेते हैं, आर्टरी से, रेडियल और अल्नर आर्टरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सोल्यूशन? इनमें से कौन सा आइटम हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्टराइल नहीं करते हैं? सक्शन कैथेटर, अनीमा ट्यूब, सर्जिकल सीजर या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब? करिए आंसर। बिल्कुल भाई, तो सर्जिकल सीजर नहीं करते, सर्जिकल सीजर को हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्टराइल नहीं करते हैं। डिप्रेशन क्या होता है भाई? ये एजिंग का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। बात तो सही है भाई, ये एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, सैडनेस होता है, वेट लॉस भी होता है, ये भी सही कह रहा है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये एजिंग का नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, तो बी और सी दोनों ही सही जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट यंग चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया? बताओ भाई, इनमें से कौन सा सिम्टम आपको ये बताएगा कि ये जो बच्चा है ये सिवियर निमोनिया से सफर कर रहा है? डिज्निया, वीजिंग, फास्ट ब्रीदिंग या फिर वीजिंग तो अस्थमा में देखने को मिलता है भाई, वीजिंग तो अस्थमा में देखने को मिलता है। फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट इंड्रोनिंग? तो भाई चेस्ट इंड्रोनिंग ये आपको सिवियर निमोनिया में देखने को मिलेगा, चेस्ट इंड्रोनिंग। ग्लूकोज इज एडेड इन ओआरएस, ओआरएस के अंदर ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं? बताओ भाई, ओआरएस में ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं? टेस्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को कम करने के लिए, या सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए? करो आंसर। बहुत ही बढ़िया, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो भाई इंटेस्टाइनल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इंटेस्टाइनल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ग्लूकोज के साथ साथ में सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जाता है। तो ओआरएस में ग्लूकोज इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसके द्वारा, सीधी सीधी बात बोलूं तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज जो है उसको ऐड किया जाता है। एक नर्स एनीमिक पेशेंट की केयर कर रही है, व्हाट फाइंडिंग्स टू सजेस्ट दैट हर दैट इट इज एन एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया? अनीमिक पेशेंट है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग ये बताएगी कि जो उसको अनीमिया है वो एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया है? अगर उसको एक्सटर्नल डिज्निया हो रहा है, अगर उसको रेस्ट पे भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इजी फटीग है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, तो आंसर जाएगा आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन। भाई जब वो लेटी हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो खड़ी होती है तो अचानक से उसको चक्कर आने लग जाते हैं। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, कि जब पर्सन जो है बैठता है, ये खड़ा होता है, तो अचानक से उसका बीपी जो है वो ड्रॉप कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ये सिम्टम इंडिकेट करेगा कि उसको एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया हुआ है। चलो भाई, इनमें से फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट में से सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? बताइए, कौन है जो सबसे बढ़िया एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा?
करो आंसर। बिल्कुल। तो कार्बोहाइड्रेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अ नर्स ऑब्जर्व दैट द फिंगर ऑफ अ कास्टेड फोरआर्म ऑफ अ पेशेंट विद फ्रैक्चर अल्ना आर पेल। भाई फिंगर्स जो है वो पेल हो गई है, कूल भी है, कैपिलरी रिफिल भी डिले हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिंगर्स में नर्व इंपेयरमेंट हो गई है, फिंगर्स की आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है, नॉर्मल फाइंडिंग है, या वीनस स्टेसिस हो गया है। भाई फिंगर्स, भाई अल्नर फ्रैक्चर था, अल्ना में फ्रैक्चर था, तो हमारी फिंगर्स यहाँ पे हमें फोरआर्म की क्या देखने को मिल रही है, पेल देखने को मिल रही है, यानी कि फिंगर्स की जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ह्यूमन मिल्क जो है इनमें से किसमें रिच नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा है, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन या फिर विटामिन ई। ह्यूमन मिल्क जो है, ह्यूमन मिल्क में इसमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं होती है, करिए आंसर। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर आयरन। बिल्कुल भाई। तो ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट आयरन, आयरन में रिच नहीं होता, इसलिए तो बाहर से आयरन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। खैर वो तो मदर को लेने पड़ते हैं, बट जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, आयरन कम अमाउंट में पाया जाता है। एचआईवी ट्रांसमिट होने के मैक्सिमम चांसेस किसके द्वारा है, सबसे ज्यादा एचआईवी जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, बताओ भाई, करो आंसर। बहुत ही बढ़िया। तो ब्लड सबसे ज्यादा ब्लड से फैलेगा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ब्लड इज द बेस्ट ऑप्शन, ब्लड से फैलता है सबसे ज्यादा। अ क्लाइंट प्रेजेंट विद सिवियर रेक्टल ब्लीडिंग, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसको सिवियर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, देखो इसी से ही आपको पता लग जाना चाहिए कंडीशन क्या है। डायरियल स्टूल्स है, एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, टिनिस्मस भी है, डिहाइड्रेशन भी है, ये सारे सिम्टम्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्रोन्स है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बाकी तो दोनों छोड़ ही दो तुम, क्रोन्स है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जो माउथ टू एनस जाएगी और वो कौन सी है जो रेक्टम से स्टार्ट होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो रेक्टल से फैलना चालू होता है, तो इसमें आपको सिवियर रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हालांकि जो क्रोन्स है वो आपका ऊपर से, क्रोन्स जो है वो आपका ऊपर से देखने को मिलेगा, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये आपका कहां से देखने को मिलती है, नीचे से देखने को मिलती है। बहुत ही बढ़िया भाई। तो यहां पर जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यहां पर हमारा आंसर जो है वो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर, इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप का ओवेरियन कैंसर कौन सा है, एडिनोकार्सिनोमास, एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर या फिर म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमास, बताओ भाई इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप का ओवेरियन कैंसर कौन सा है। बिल्कुल, तो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का ओवेरियन कैंसर है। अब ये भी बहुत एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, 1 साल का बच्चा है, ओपीडी में आता है, शॉर्ट स्टेचर है, टायर्ड है, कॉन्स्टिपेशन है, एग्जामिनेशन ने बताया पाल्पेबल गोइटर है बच्चे को। इनमें से अगर तुम्हें सिर्फ ये पता है ना कि इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर T4 तो कम होगा और TSH एलिवेटेड होगा, अगर ये फाइंडिंग है तो कंडीशन क्या जाएगी, करो आंसर। अगर ये फाइंडिंग है पेशेंट के अंदर तो कंडीशन जो है वो आपकी क्या जाएगी, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थायराइड डिसजेनेसिस बोलेंगे, थायराइड डिसहार्मोजेनेसिस बोलेंगे, TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, करिए आंसर। बहुत ही बढ़िया, करो आंसर। बहुत ही बढ़िया। तो थायराइड डिसहार्मोजेनेसिस ये कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है, होता है क्या, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट तो है बट वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो इसके अंदर फाइंडिंग जो है वो आपको क्या देखने को मिलती है, T4 जो है वो इसमें कम होता है, TSH में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है।
ठीक है, मतलब वो नॉर्मली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, इसको हम कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की, मतलब कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ये होता है। ठीक है, फाइंडिंग याद रखना है इसके अंदर। हमारी आंखों के अंदर जो लाइट रेज एंटर करती है वो किसके द्वारा एंटर करती है, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या फिर लेंस के द्वारा? बताइए, लाइट रेज एंटर कैसे करती है? जब ब्राइट लाइट होती है तो कौन सी ऐसी चीजें जो छोटी हो जाती है, और जब डार्क लाइट होती है तो कौन सी ऐसी चीजें वो बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे और हमें चीजें दिखाई दे। बताओ क्या जाएगा आंसर? बिल्कुल, तो प्यूपिल, प्यूपिल ही है जो छोटा बड़ा होता है। जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि लाइट रेज कम जाए, और डार्क लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जाए और हमें चीजें जो है वो नजर आए। चलो भाई, ड्रॉप फैक्टर का क्वेश्चन आ गया है। 2000 ml फ्लूइड चढ़ाना है, 12 घंटे में ड्रॉप फैक्टर दे रखा है। फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम अपॉन में टाइम, जो कि मिनट्स में होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। तो 2000 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 27.7 आंसर आएगा। तो 28 हमारा इसमें, यहां पर हम आंसर लिखेंगे। विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या होता है? बताओ भाई। कोएंजाइम है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का, एंटीऑक्सीडेंट के साथ में इन्वॉल्व है कि भाई ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, या फिर ये लिपिड सिंथेसिस को जो है रेगुलेट करेगा, या फिर ये सेल ग्रोथ करता है? बिल्कुल, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट में हम बोलते हैं कि भाई एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व है विटामिन सी। ठीक है, तो ये कोलाजन फॉर्मेशन भी करता है, वुंड हीलिंग भी करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे गम्स, हमारी कैपिलरीज को भी हेल्दी रखता है। तो इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। चलो भाई, एक और बहुत बढ़िया सवाल। होम विजिट थी, ठीक है, नर्स है एक माला, उसने देखा कि एक बच्चा है उसके अंदर कोई डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है, हालांकि 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं और उसको डायरिया हो रखा है। यानी इस बच्चे को कौन से टाइप का डायरिया है? बताओ। नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन 7 वीक ओल्ड चाइल्ड, 7 हफ्ते का बच्चा है, इसमें डिहाइड्रेशन के कोई साइन नहीं है, लेकिन पिछले 14 दिनों से उसको डायरिया है। तो याद रखना, लेस देन 14 डेज तक अगर डायरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट डायरिया, और मोर देन 14 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा परसिस्टेंट डायरिया। अ पेरेंट ब्रिंग अ टोडलर, 18 महीने का बच्चा क्लिनिक में आया रेगुलर चेकअप के लिए। जब हमने उसका फोंटनले देखा तो उसके फोंटनले हमें यहां पर कैसे देखने को मिलेंगे? बताओ भाई। तो 18 महीने यानी 1.5 साल, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो पोस्टीरियर फोंटनले होता है वो 1 से 1.5 महीने में, और जो एंटीरियर है वो 1 से 1.5 साल में क्लोज हो जाता है। तो इसके अंदर उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही फोंटनले क्लोज हो चुके होंगे। क्लोज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटनले, आंसर जाएगा सी। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही फोंटनले जो है वो इसके अंदर क्लोज हो चुके होंगे। डोट्स किसके लिए देते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, सबको पता है। एक पेशेंट है जो हिस्ट्री दे रहा है कि भाई मैंने जो मैं पिल्स ले रही हूँ मैंने मिस कर दी है, उसकी जो डोज है उसको मिस कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है कि उसको अगले दिन 2 पिल्स ले लेनी है और फिर कंटिन्यू करना है, जो वो कोर्स था उसको कंटिन्यू करना है। अगले दिन उसको 2 पिल्स ले लेनी है और जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना है। चलो भाई, 30 ईयर ओल्ड पेशेंट, अल्सर है उसको लेटरल मेल्योलस पे, नर्स जो है उसकी केयर कर रही है। अब इस पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो वो पेन किस वजह से होगा? अडीमा, एक्सुडेट, इन्फेक्शन या फिर इस्चीमिया की वजह से। देखो, अल्सर जब होते हैं ना, अल्सर होते किस वजह से है? जब कोई हमारा जब हमारा कोई एरिया है, जब उस पर कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ता है तो उसके नीचे की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, वहां पे इस्चीमिया हो जाता है। तो इस्चीमिया की वजह से वहां पे अल्सर डेवलप होती है और पेशेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा? गुलियन बार सिंड्रोम, डिप्थीरिया, लेड पॉइजनिंग या फिर डायबिटीज? बताओ भाई, इनमें से किसके अंदर हमें सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा? बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। डायबिटीज, डायबिटीज में आपने डायबिटिक न्यूरोपैथी तो सुना ही होगा। तो इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है और इसी के साथ साथ में हमें इसमें सेंसरी न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। तो आंसर जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज में हमें यहाँ पर सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। चलो भाई, सबसे एक्यूरेट अगर ऑक्सीजन डिलीवर करनी है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? और तो सबसे एक्यूरेट जाता है हमारा वेंचुरी मास।
अच्छा, सीओपीडी वाले पेशेंट में चॉइस ऑफ मेथड जो है वो नेजल कैन्युला होता है। सीओपीडी वाले पेशेंट में लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देनी होती है सीओपीडी वाले पेशेंट्स को, लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन है मोस्ट एक्यूरेट, उसमें वेंचुरी मास्क जाएगा। अलग अलग आते हैं इसके अंदर, आपको पता ही होगा, बीबीओयो में रह गई, मैंने आपको पहले भी इसकी जो निमोनिक है मैंने आपको बताया था। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क सिक्रीशन आफ्टर पर्चुरेशन? पार्चुरेशन के बाद में मिल्क सिक्रीशन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? आईसीएच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच या फिर ऑक्सीटोसिन? बताओ भाई, करो आंसर। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? कोई नहीं, लिख लो अगर लिखना है तो। ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन। याद कैसे करोगे? बीबीओयो में रह गए। ये कलर कोडिंग है जो कि हम वेंचुरी मास्क में यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग से अपने ब्लू से है, ठीक है। 24, 28, 31, 35, 40, 60 इस तरीके से ये देते हैं। 24, 28, 31, 35, 40, 60% इतनी ऑक्सीजन जो है हम इसके द्वारा जो है वो डिलीवर करते हैं। बिल्कुल भाई, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बिल्कुल प्रोलैक्टिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन लेट डाउन इफेक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो लेट डाउन इफेक्ट होता है इसमें, लेकिन प्रोडक्शन और सिक्रीशन जो है वो कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। ब्रेस्ट मिल्क की फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करता है, सिक्रीशन प्रोलैक्टिन करता है, लेट डाउन इफेक्ट जो है वो ऑक्सीटोसिन करता है। नर्स को एरिथ्रोमाइसिन का ऑइंटमेंट अप्लाई करना है तो कहां पर अप्लाई करेंगे? तो मैंने आई इरिगेशन इंस्टिलेशन आपको पढ़ाया था, लोअर कंजक्टाइवा में करते हैं। तो आंसर जाएगा आपका लोअर कंजक्टाइवा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आईएम इंजेक्शन लगाना है, एंगल कौन सा यूज करते हैं? 90 डिग्री का एंगल यूज करते हैं जब हमें आईएम इंजेक्शन लगाना होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आईएम इंजेक्शन लगाना हो 90 डिग्री पे लगाते हैं। आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट विच द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नीव। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कितने सारे करवाए हैं प्रायोरिटी वाले। 4 पेशेंट है, सबसे पहले कौन सा पेशेंट असेस करेंगे हम? बताओ, सबसे पहले कौन सा पेशेंट असेस करेंगे? इसमें से हमारे पास में 4 पेशेंट है, सबसे पहले हम इनमें से कौन से पेशेंट को असेस करेंगे? करो आंसर। सिकल सेल का पेशेंट है भाई, और अपना ल्यूकीमिया का पेशेंट है, ब्रोंकोस्कोपी करनी है एक की, एक का कोलोस्टोमी बैग लीक कर रहा है। वेरी गुड। तो सिकल सेल क्राइसिस अगर हो रखा है, देखो जो सिकल सेल वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको हमें इमीडिएट हाइड्रेशन देने की जरूरत होती है, ठीक है। और इसके अंदर तो वैसे भी इनफिल्ट्रेटेड आईवीएम, इसका मतलब ये है कि जो दवाई है वो वेन में एंटर कर ही नहीं रही है। इनफिल्ट्रेटेड आईवी का मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन है, जो आईवी फ्लूइड है वो वेन में एंटर नहीं कर रहा, और सिकल सेल वाले पेशेंट को तो हमें इमीडिएट हाइड्रेट करना होता है। तो आंसर जो है वो हमारा जाएगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। चलो भाई, ईएसआर क्या मैकेनिज्म है भाई, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? ब्लड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ईएसआर की? बताओ। अरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि ईएसआर का फुल फॉर्म है। स्टेबिलिटी करेंगे, ब्लड सस्पेंशन प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्यूलर पार्ट, या ब्लड विस्कोसिटी? बिल्कुल भाई, तो ब्लड सस्पेंशियल प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इसमें से कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है? इनमें से कौन से एज अ साइड इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता ओरल इसका? तो ब्लीडिंग हो सकती है भाई, वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बट ओवेरियन कैंसर का रिस्क नहीं होता। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ओवेरियन कैंसर का रिस्क नहीं होता। तो आंसर जाएगा हमारे पास में डी। 60 ईयर ओल्ड एक मैन है, कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई है उसकी 2 हफ्ते पहले, लेकिन अब वो चीजें भूल रहे हैं और नाम भी याद नहीं रह रहे, फोन नंबर भी याद नहीं रह रहे उसको। तो इसका मतलब उसको क्या हो गया है भाई? डिप्रेशन हो गया, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस हुआ है, या फिर एल्जाइमर डिजीज डेवलप हो गई है इसको? वेरी गुड। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कई लोगों में हो सकता है, क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट ऑपरेटिव कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो है वो हम इसको बोलते हैं। इसमें डिप्रेशन हो सकता है कई बार, पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं, इसमें डिप्रेशन नहीं होता, पोस्ट ये
डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस, अल्जाइमर मेमोरी डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी के साथ में इसको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अगर वो चीजें याद नहीं रह रही तो अल्जाइमर पोस्ट सर्जरी में देखने को नहीं मिलता। बाईपास सर्जरी के बाद में हमें अगर मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम कोग्निटिव डिसफंक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव कोग्निटिव डिसफंक्शन बोलते हैं। इसमें पेशेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, चीजों को भूलने लग जाता है। ये रिपीट हो गया। HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। एज अ सेफ्टी अलर्ट, नर्स इज अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली IV। इनमें से कौन सी दवाई है जो डायरेक्ट IV नहीं देनी है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पोटेशियम डेक्सट्रोज लेसिक्स या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो भाई पोटेशियम नहीं देंगे, इरिटेशन कोज कर देगी। हमेशा इसको डाइल्यूट करके स्लो इन्फ्यूजन दिया जाता है, हमेशा डाइल्यूट करके स्लो इन्फ्यूजन किया जाता है। और अब है आपके सामने आखिरी सवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट। भाई इनमें से सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जेड ट्रैक, हम अगर हमें मान लो कोई दवाइयां हैं, हमें उसको बैक फ्लो होने से रोकना है, तब हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज कर रहे हैं। या कोई दवाइयां हैं जो बर्निंग सेंसेशन करती है, तब हम जेड ट्रैक मेथड से दवाई लगाते हैं, जैसे कि आयरन लगा रहे हैं। तो इनमें से कौन सी चीज है जो हमें नहीं करनी? प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट। भाई इंजेक्शन साइट को अल्कोहल से करते ही है प्रिपेयर, 1 इंच की निडल यूज करते ही हैं, और एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन देने से पहले हम एस्पिरेट भी करते ही हैं। तो ये हमें रब द साइट वाइग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन टू प्रोमोट। दवाई दे दी, दवाई देने के बाद में अच्छे से उसको साइट को मसलना है ताकि वो दवाई एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो ये था भैया आपका आज का सेशन। मैंने आपको 85 क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के थे। तो अब मैंने अपने हिसाब से आपको सारे आंसर्स करवा दिए, क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो अगली क्लास में आपको वो क्वेश्चन में समझा दूंगी। हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन के अंदर आंसर्स में थोड़ा सा लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको समझा दूंगी। दिमाग में डाउट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने बैठे हो तो हर चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था भाई OSSC का पेपर। आप देखोगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर है, बहुत टफ नहीं है पेपर, एकदम बेसिक से क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से ठीक है, मतलब एक मिक्स पेपर है, इजी भी है, मॉडरेट भी है। 2-3 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ है, तो एक मिक्स पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली हम आशा कर रहे हैं कि भाई आगे भी इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिले, तो आपको तैयारी में थोड़ा सा इस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि नर्सिंग अड्डा इसका बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, क्योंकि ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। बैच में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ भाई। गूगल पे आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है, यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये है OSSC नर्सिंग ऑफिसर का बैच, जो कि 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। 78% ऑफ आपको दिख रहा है, 2199 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके और एक कूपन कोड लगा देना भाई YT05, जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो वैसे तो इस बैच पे 78% ऑफ चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें YT05 कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि टोटल 80% ऑफ, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। ये भाई OSSC का स्पेशल बैच है, जिसके अंदर आपको बढ़िया सिलेबस हम लोग करवाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक सभी एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, आने वाली है, सारी इसमें इंक्लूडेड है। 78% ऑफ है, 2698 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना भाई आप YT05, जैसे ही अप्लाई करोगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लेना। अगर कोई क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं और उनको कूपन कोड बता सकते हैं। ठीक है, नंबर है 9240231061 और उनको नंबर बता सकते हैं YT05, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड को यूज करके। तो फटाफट से जाके सभी बच्चे बैचेस में एनरोल करो। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, कंप्लीट PDF नोट्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलती है, डाउट सेशंस होते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, आपकी MCQ प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं YouTube पे। तो ये सारी ही चीजें आपको इन बैचेस के अंदर मिलने वाली है। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। आप चाहे तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, तभी भी मिल जाएगा।
और नहीं तो ये जो क्लास है, जब आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऑल टीचर्स टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से परी मैम टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको डेली मैं नोट्स भेजती हूँ पढ़ने के लिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भेजती हूँ, और इस तरीके से मैं यहाँ पे डेली आपको क्विज सेंड करती हूँ जो कि आपको डेली सॉल्व करनी होती है। तो आपका नॉलेज काफी ज्यादा बूस्ट होगा। तो आप इस जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ सकते हैं फॉर द फर्दर अपडेट्स। तो और अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बैच 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो बिना डिले किए जाकर के बैच में इनरोल कीजिए और कूपन कोड यूज करिए YT05 ताकि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सके। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।